नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। अर्थात आज के इस चैप्टर में आप सभी लोगों को हमारे देश भारत के विषय में बेसिक जानकारियां देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे कि हमारे भारत देश की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, भारत देश किस प्रकार का देश है, इसके बाद में भारत देश की स्थिति क्या है, भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन है, भारत का राजनीतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसके बाद में भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है, भारत देश के पड़ोसी कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से, किस देश के साथ में कितनी सीमाएं लगती हैं, भारत में जो आपको हिमालय देखने को मिलता है, हिमालय की विशेषता क्या है, हिमालय के बारे में, भारत में जो पठार पाए जाते हैं पठारों के विषय में जानकारियां, भारत में मैदान पाए जाते हैं उन मैदानों के बारे में, इसके बाद में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं तो उन द्वीपों के बारे में, द्वीप समूहों के बारे में। अर्थात पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको भारत की बेसिक नॉलेज जानने को मिलेगी। अगर आप हमारे देश को समझना चाहते हैं तो इससे बेटर चैप्टर आप सभी लोगों को क्लास 6 की एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में और कहीं भी मिलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि क्लास 7 में भी ये चैप्टर मतलब ऑलवेज आपको बेस्ट लगेगा। और जो चीजें आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनका उपयोग आगे तक देखने को आपको मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते चलना और एक एक पॉइंट जिनको हमने हाईलाइट करके रखा है इनको नोट करते हुए चलना। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी कर देना। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम डेली एक चैप्टर ठीक 12 बजे लेकर के आते हैं और उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते। हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट आपको मिलता है। देखिए जो पॉइंट आपको यहां पर मिल रहे हैं, चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, हम उनको लेकर के आते हैं। पूरे चैप्टर का निचोड़ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर के नोट्स हैं और नोट्स के माध्यम से ही हम आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। याद रखना, हमारे देश का भौगोलिक विस्तार काफी अधिक है। ठीक है, हमारे देश का भौगोलिक विस्तार काफी अधिक है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। अगर आप उत्तर की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में हिमालय मिल गया, पश्चिम में अरब सागर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम ये वाला है पूर्वी है। ठीक है, तो पश्चिम में आपको अरब सागर मिल रहा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपको हिंद महासागर मिल रहा है। तो ये हमारा भारत देश क्या है कि एक प्रायद्वीपीय तटों से लहलाता है। देखो यहां पर एक शब्द आया है प्रायद्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जब किसी देश की तीन तरफ से सीमाएं जल से घिरी हुई होती हैं तो उस देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। और जो देश चारों ओर से जल की सीमाओं से घिरा होता है, देश नहीं मतलब जो छोटा इलाका होता है, ठीक है, छोटा क्षेत्र होता है और वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं द्वीप। और जो क्या होता है, बड़ा इलाका होता है और तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। तो क्या कहा जा रहा है? हमारा भारत देश एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। आप उत्तर में आओगे तो हिमालय मिलेगा, पश्चिम में आओगे अरब सागर मिलेगा, इधर पूर्व में आओगे तो आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? हिंद महासागर। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी। इसके अलावा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहलहाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय स्थल वह स्थल है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। सपोज दैट कि भाई हमारा भारत देश जो है ऐसा है, आप देखते हो ऊपर तरफ आपको यहाँ पर ऐसे जाकर के हिमालय देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको अरब सागर मिलेगा, ये आपको बंगाल खाड़ी मिलेगी, ये हिंद महासागर मिलेगा। हमने क्या है कि अपनी सुविधा के लिए इसको हमने अरब सागर नाम दिया, इसको बंगाल की खाड़ी नाम दिया है, वैसे ये पूरा का पूरा हिंद महासागर ही है। ठीक है, तो क्या है कि तीन तरफ से चूंकि जल से घिरा हुआ है इसलिए हमारे भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। और वह हर स्थल, देश नहीं वह हर स्थल जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए कितना? 32,87,263
वो 263 वर्ग किलोमीटर, याद कर लीजिएगा। अगला, उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी आप हिमालय तरफ चले जाइएगा, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलता है लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख से लेकर के आप दक्षिण में आइएगा, सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट आपको मिलता है वो है कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक हमारे भारत देश की जो लंबाई है, जो आपका विस्तार देखने को मिलता है, ये विस्तार है कितना, 3200 किलोमीटर, लिख लीजिएगा। इसके बाद में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, यानी जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कहां पर, कच्छ तक, ठीक है। कच्छ हमारा सबसे लास्ट वाला इलाका है पश्चिम में, तो कच्छ तक इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना, हमारा जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है वो कितना है, 3200 किलोमीटर। उत्तर में आपको सबसे लास्ट पॉइंट मिलता है लद्दाख, और दक्षिण में सबसे लास्ट पॉइंट मिलता है आपको कन्याकुमारी, ठीक है। तो लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे देश का विस्तार है 3200 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश जो कि आपको सबसे पूर्व में मिलता है, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, वहां से लेकर के कच्छ तक, ठीक है, कच्छ तक, जो कि पश्चिम में आपको मिलेगा राजस्थान के इलाके में, तो कच्छ तक इसका विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु वनस्पति यहाँ जलवायु वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत अधिक भिन्नता है। देखो समझो, अगर आपको पूरे विश्व में किसी ऐसे देश को चुनना पड़े जहां पर आप घूमने के लिए जाएं और आपको हर चीज देखने को मिल जाए, हर प्रकार की चीज देखने को मिल जाए, जैसे देखो सहारा के रेगिस्तान में लोग घूमने जाते हैं रेगिस्तान देखने के लिए, ठीक है। तो आप हमारे यहाँ पर कच्छ के मरुस्थल में चले जाइएगा, रेगिस्तान मिल जाएगा। आप देखिए क्या होता है कि लोग जाते हैं बर्फीली जगहों पर घूमने के लिए, आप हमारे यहाँ पर लद्दाख में, कश्मीर में चले जाइएगा, ठीक है, या फिर सियाचिन में चले जाइएगा, बर्फीली जगह मिल जाएगी। लोग जाते हैं कहाँ पर, तटों पर घूमने के लिए, तो आप हमारे पर गोवा में चले जाओ, ठीक है। समुद्री तटों पर लोग घूमने के लिए आते हैं, आप हमारे गोवा में चले जाओ। आपको पठार में घूमना है तो आपको हमारे पठार भी मिल जाएंगे। मैदानी इलाके में घूमना है तो मैदान भी मिल जाएंगे। देखो हमारा भारत देश विश्व में केवल एकमात्र एक ऐसा देश है जहां पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत भी मिलेंगे, मरुस्थल भी मिलेंगे, ठीक है, महामरुस्थल भी मिलेंगे, ठीक है, उत्तरी मैदान भी मिल जाएंगे, जो मैदानी इलाका जहां पर आप अच्छी चीजों को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके बाद में आपको असमान पठारी सतह भी देखने को मिल जाएगी, यानी पठार भी मिल जाएंगे, तटीय क्षेत्र भी मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि गोवा हो गया। द्वीप समूह भी मिल जाएंगे आपको। द्वीप समूह में कौन कौन से मिलते हैं, एक तो हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक और द्वीप समूह, जल्दी से उसका नाम बताइए, ठीक है। इसके बाद में अगर आप हमारे देश में आओगे तो हर प्रकार के व्यक्ति भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको काले लोग भी मिलेंगे, गोरे लोग भी मिलेंगे, श्यामले लोग भी मिलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले भी होंगे, हिंदी बोलने वाले भी होंगे, गुजराती बोलने वाले भी होंगे, पंजाबी बोलने वाले भी होंगे। इसके बाद में आपकी कन्नड़, तमिल, मलयालम, यानी कि हमारे देश में हर प्रकार की विविधता आपको देखने को मिलेगी। जलवायु को लेकर के आप सबसे ऊपर चले आओ तो आपको ठंड मिलेगी, मध्य में आ जाओ तो आपको क्या है कि गर्मी सर्दी दोनों का एहसास मिलेगा, आप सबसे नीचे चले जाओ तो आपको गर्मी का एहसास मिलेगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पर जलवायु भी हर प्रकार की है, वनस्पति भी हर प्रकार की है, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो हर प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। और एक विशेष चीज जो केवल आपको हमारे देश में मिलेगी वो है पुष्पा भाव वाली लाल चंदन की लकड़ियां। पूरे विश्व में और कहीं नहीं होती हैं, केवल हमारे ही देश में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीवों के साथ साथ देखो वन्य जीव भी हमारे यहाँ पर हर प्रकार के पाए जाते हैं। इसके साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत अधिक भिन्नता है। संस्कृति देखो, हर धर्म के लोग हमारे देश में मिलेंगे। अगर पूरी मतलब 100 बातों को एक बात रखे कहा जाए कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, घूमने फिरने की जगह को लेकर के, हर चीज आपको हमारे देश में मिलेगी। इसके बाद भी यहाँ के लोग विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, अब आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज। अच्छा, इसका कारण क्या है, हमारे यहाँ के लोग विदेशों में घूमने जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो हमारे देश की सरकारें हैं, इन्होंने हमारे यहाँ पर टूरिज्म को इतना प्रमोट नहीं किया। इन्होंने जो टूरिज्म वाले प्लेसेस थे उनको इतने अच्छे ढंग से नहीं सजाया, उनको इतना अच्छा नहीं बनाया कि यहाँ पर ही लोग आकर के घूमे, यहाँ पर लोग अपने समय बिताएं, छुट्टियां बिताएं। लोग विदेशों में जाते हैं अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है स्थिति। हमारे भारत देश की स्थिति क्या है? तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला पॉइंट, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि हमारी ये पृथ्वी हो गई, ये आपकी मिडिल लाइन हो गई, ठीक है। ये
ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से 8 राज्यों को हमने इस प्रकार से इसमें रख दिया है। सबसे पहले गुजरात आता, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों को आप याद कर लीजिएगा। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न यहां पर इस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इन 8 राज्यों के नाम याद कर लेना। इसके अलावा अन्य किसी भी राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको मिलता है दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है। कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। लिख लीजिएगा, भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि आपको जो यहाँ पर दक्षिण में कन्याकुमारी देखने को मिलता है, तो कन्याकुमारी कितने डिग्री से स्टार्ट हो जाता है? हमारा दक्षिण भारत का इलाका, यानी कि ये वाला, ये स्टार्ट हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। और सबसे ऊपर जब आप जाओगे, लद्दाख का लास्ट वाला जो पॉइंट है वो 37 डिग्री और 6 मिनट पर जाकर के उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर 2 प्रकार से प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसे आएगा, सबसे पहले तो यहां पर कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार अगर पूछा है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारत की भूमि का विस्तार कितना है, या फिर भारत की मुख्य भूमि शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, भारत का विस्तार कितना है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो हमारा जो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला इलाका मिलता है, ये स्टार्ट हो जाता है शायद 4 डिग्री से। 1 मिनट थोड़ा सा कंफर्म हो लेते हैं। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो तुरंत आपको कंफर्म होना चाहिए। हमारे भारत देश का जो विस्तार है, इस पर 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रश्न ऐसे आएगा कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, ठीक है। तो जब आपसे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार पूछा जाए तो भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट होती है कन्याकुमारी से, ठीक है। कहां से? कन्याकुमारी से। तो वो स्टार्ट हो जाती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। लेकिन अगर आपसे प्रश्न यहां पर पूछा है कि भारत की भूमि का विस्तार कितना है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, तो चूंकि दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है तो सबसे पहले दक्षिण में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है कितने? 6 डिग्री 45 मिनट पर। 6 डिग्री 45 मिनट आपका स्टार्ट हो जाता है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद जैसे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर आया था, ठीक है, ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है। आपका भारत देश यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां पर 6 डिग्री 45 मिनट का एरिया है, ठीक है। और ये आपका है 8 डिग्री और 4 मिनट का एरिया, ठीक है। तो यहां से भारत देश पहले स्टार्ट हो जाता है। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमारे भारत देश का ही भाग है, तो इनको भी हम अपने भारत देश में ही गिनेंगे, ठीक है। इसीलिए इसे ऐसे गिना जाता है, ठीक है। तो यहां पर 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि देश जो हमारा भारत देश है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या है, पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न ऐसे यहां पर ऐसे आ सकता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का विस्तार क्या है। तो मुख्य भूमि और भूमि, इन दोनों में फर्क समझना। अगर मुख्य भूमि पूछा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और अगर पूछा जाए कि आपकी भारत की भूमि का विस्तार कितना है तो 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। याद रखना ये चीज। देखो, एनसीईआरटी में इस बार नहीं दी गई है और मैंने यहाँ पर मैप नहीं रखा इस बार, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने में मुझे अलग से इसको बताना पड़ा, ठीक है। मैप में दिया गया है, ठीक है। तो मुख्य भूमि जो है वो स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, जो कि आपका कन्याकुमारी मिलता है। और जो भारत की भूमि है उसमें भी आपके द्वीप समूह आते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप है तो वो स्टार्ट हो जाता है आपका 6 डिग्री 45 मिनट से, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो डिग्री क्या होती हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में समझा था। चैप्टर नंबर 2 है, तो अगर इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 वाला वीडियो जाकर के नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि देखो, ज्योग्राफी जो है एक दूसरे से हर चैप्टर इंटरकनेक्टेड रहता है, इसी वजह से ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर को समझना, स्टार्टिंग से पढ़ना ही बेटर रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का जो विस्तार है वो कितना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखो, इस मैप के माध्यम से समझो,
इस मैप के माध्यम से, ठीक है। कहा जा रहा है ये सबसे पहले हम दक्षिण से और दक्षिण से उत्तर की ओर देखा तो दक्षिण में हमारा भारत देश की मुख्य भूमि तो यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन जो आपके ये वाली रेखा ये हैं द्वीप समूह, ये स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। तो अगर आपसे मुख्य भूमि का विस्तार पूछा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका, ये हो गया 6 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री तक, ठीक है। इसके अलावा अगर अंडमान निकोबार अगर मुख्य भूमि का उपयोग नहीं किया जाए तो अंडमान निकोबार को भी आप ऐड करेंगे, और अंडमान निकोबार से ये स्टार्ट होगा कितने से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये स्टार्ट होता है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के यहाँ से, और समाप्त तो यहीं पर होगा जाकर क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिएगा तो लास्ट पॉइंट आपको 37 डिग्री और 6 मिनट के आसपास मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको मिला है क्या, भारत की भूमि का कौन सा विस्तार, भारत की भूमि का आपको यहाँ पर अगला देखने को मिल रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमने उत्तर से दक्षिण की ओर तो विस्तार देख लिया, पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार आपको देखना है, ठीक है। तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि आपका यहाँ से, ठीक है, पश्चिम वाला इलाका ये, ठीक है, सबसे एंड पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका मतलब विस्तार कितना है ये पूछा जा रहा है। तो ये विस्तार है हमारे देश का, अगर भारत देश का आप देखोगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, यानी कि यहाँ जो सबसे इधर वाला पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब यहाँ पर आप देखो कि पू शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो पू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया और इसमें ऊ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो देखो आपकी ये पृथ्वी होगी, ठीक है। पृथ्वी पर हमने कहा था कि भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के इधर वाला इलाका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो चूंकि हम उत्तरी गोलार्ध में तो हमारे यहाँ पर जब हम भारत देश का ये इधर से इधर की ओर ऐसा विस्तार डिस्कस करेंगे, अक्षांशीय विस्तार, तो उसमें हम लगाएंगे ऊ, ठीक है। उसमें हम कह रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसके नीदर ये वाला होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जब हम इधर से इधर की ओर डिस्कस करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में गिनेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी में केवल अक्षांश रेखाएं ही नहीं है, हमारी पृथ्वी में आपको देशांतर रेखाएं भी देखने को मिलती हैं। ये है हमारा अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश का अगर देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो यहाँ से लेकर के ये आपको मिलता है, देशांतरी विस्तार में खड़ी खड़ी लाइन होती हैं, और इस लाइन के इधर वाला ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है, और ये आपको मिलता है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो हमारा भारत देश जो है ये आपकी हो गई मिडिल लाइन के अलावा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये हमारा भारत देश स्थित है। तो हमारा भारत देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर, सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध में और फिर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 2-3 प्रकार से प्रश्न आएगा। भारत देश का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि भारत देश का देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है, यहाँ पर मुख्य भूमि और किसी प्रकार की भूमि का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नहीं आता है, यहाँ पर एक ही में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, या फिर आपसे पूछा है कि भारत का पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है, तो भी आप यही कहेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये आपको मिलता है सबसे पश्चिमी इलाका और ये आपको मिलता है सबसे पूर्वी इलाका भारत का, ठीक है। तो यहां से यहां तक का विस्तार आपको इसकी लंबाई मिलेगी 2900 किलोमीटर, कितनी, 2900 किलोमीटर। और यहां से लेकर के यहां तक की जो आपको मिल रही है कितनी, ये मिल रही है आपको 3000 और कितने किलोमीटर, एक मिनट देख ले थोड़ा सा, 3200 किलोमीटर, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, आपको गलत ना पता, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको गलत ना पता चले, ठीक है। तो यहां से यहां तक की लंबाई है 3200 किलोमीटर पूरी, ठीक है। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि हमारे भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहां से यहां तक के बीच में आपको मिलेगा ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर एंड होता है। अगर अंडमान मुख्य भूमि का ना पूछा करके भारत की भूमि का विस्तार पूछा जाए तो आपको 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री और 4 मिनट पर आकर के एंड होता है। और अगर आपसे पूछा है कि भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये वाला बताएंगे, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और आगे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत देश का देशांतरी विस्तार कितना है, तो भी आप यही बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगला पॉइंट देखो, यहां पर जो विस्तार इनको याद रखना है, डिग्री वाले इलाके याद रखना, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री
के कारण यहाँ के दो छोरों तक स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। देखो, जो हमारा भारत देश है इसका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है, लगभग 29 डिग्री। आप देखोगे अगर आप 97 से 68 माइनस करोगे तो लगभग 29 ही आएगा, ठीक है, 29 ही आएगा। अब हमारे भारत देश का 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार है और 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है, यानी 1 डिग्री में जब आप चलोगे तो 4 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे अगर आप यहां पर हो, ठीक है, यहाँ पर 97 डिग्री है, यहाँ पर अगर 7 बजे हैं, 7:04 हुए हैं, तो अगर आप 1 डिग्री चल करके इधर वाले व्यक्ति से टाइम पूछोगे, ठीक है, समय देखोगे तो इसके पास में 7 केवल बजे होंगे। 4 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा समय में, ठीक है। और कहा जा रहा है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले हो जाता है। अब समझो, हमारा भारत, देखो ऐसे समझो, चूंकि 1 डिग्री के देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है, तो 29 डिग्री इंटू 4 कर लो आप, ठीक है, लगभग आपको 1 घंटा 45 मिनट या फिर कहो कि 2 घंटे के आसपास का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो देखो 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है। कहां पर? गुजरात की अपेक्षा, पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा। अब अगर हम एक जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है इसके आधार पर हमने टाइम रखा होता, तो अरुणाचल प्रदेश के जो जो आपका ये गुजरात के लोग हैं, इन लोगों को 2 घंटा समय का लॉस होता, ठीक है, इनके यहां पर 2 घंटा लेट सूर्योदय होता। अगर हम क्या करते कि गुजरात के लोगों का जो टाइम है वहां के टाइम मान लेते, तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं यहां पर 2 घंटा जल्दी सूर्य हो जाता, ठीक है, सूर्योदय हो जाता। तो हमारे भारत देश में 5 ही जगह बजे सभी जगहों पर मतलब टाइम सही रहे, बिल्कुल मतलब ज़्यादा अंतर देखने को ना मिले, इसलिए क्या किया गया, एक जो मध्य की रेखा थी, भारत देश के मध्य से गुजरने वाली जो देशांतरी रेखा थी, उसको भारत की मानक समय रेखा माना गया। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के स्थानीय मानक समय को भारत का स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। देखो इसको एक बार मैप के माध्यम से समझोगे अगर आप, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, ठीक है। अब जब यहां पर सूर्योदय होता है, इसके 2 घंटे बाद यहां पर सूर्योदय होता है जाकर के, ठीक है। इसका जो ये वाला इलाका होता है, यहां पर लगभग 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। अब अगर गवर्नमेंट ने यहां पर जैसे सपोज दैट कि 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो वही टाइम अगर 5 बजे जब यहां पर बजेंगे तो 5 बजे ही यहां पर बजेंगे। अगर यही टाइम मान लिया होता तो भाई यहां पर तो 7 बजे सूर्योदय होगा जाकर के, क्योंकि टाइम तो सभी जगह पर एक ही, जब यहां पर 5 बज रहे तो यहां पर भी 5 बज रहे, यहां पर तो 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, लेकिन यहां पर 7 बजे होगा आकर के, क्योंकि यहां से यहां पर 2 घंटा लेट सूर्योदय होता है। और सपोज दैट कि भाई भारत के गवर्नमेंट जो के ऑफिस हैं सभी जगह पर एक ही टाइम लगा हुआ है, और गवर्नमेंट ने नियम करके रखा है कि 9 बजे ऑफिस में आपको पहुंचना है, तो यहां पर 5 बजे सूर्योदय हो जाएगा। और भाई क्या होगा कि भाई ये व्यक्ति तो मतलब 6 7 8 9 4 घंटे का टाइम इसको मिल जाएगा, और 4 घंटे में आराम से तैयार होकर के ये ऑफिस पहुंच जाएगा। बट यहां का जो रहने वाला व्यक्ति है, यहां पर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो इसके पास में केवल 2 घंटे का टाइम मिलता। तो इससे क्या होता कि इस यहां के रहने वाले लोगों को 2 घंटे के समय का लॉस हो रहा था, ठीक है, 2 घंटे समय का नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बीच का रास्ता निकाला, ठीक है, क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। कौन सा बीच का रास्ता? गवर्नमेंट ने यहां से, यानी कि जो मध्य से, हमारे देश के मध्य से एक रेखा गुजर रही थी, जो यहां का टाइम होगा वही यहां पर माना जाएगा, वही यहां पर माना जाएगा। तो मध्य से गुजरने वाली रेखा को हमारे यहां की भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया। और जो मानक समय रेखा ये कितने डिग्री से गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरती, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट से जो रेखा गुजरती है, इस रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट मिलता है, बड़े देश से जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ हमारा देश जो है, ठीक है, अगर इस देश का विस्तार जो है मतलब इतना ना हो करके यहाँ से पूरा इतना हो जाता है, यानी कि हमारे देश का जो देशांतरी विस्तार है वो बहुत अधिक होता, तो क्या होता, तो हमारे देश में केवल एक ही टाइम नहीं होता, हमारे देश में कई सारे टाइम होते, ठीक है, कई सारे टाइम होते और आपको कई सारी घड़ियां बांध करके अपने हाथ में चलना पड़ता, ठीक है। ये मतलब शुक्र मनाओ कि हमारा भारत देश का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ पर केवल एक ही टाइम है,
ठीक है। अब जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, इसमें आपको 11 टाइम जोन देखने को मिल रहे हैं। आपको फ्रांस मिल रहा है, इसमें 12 टाइम जोन देखने को मिल रहा है। रूस मिल रहा है, ठीक है, रूस में 11 टाइम जोन है। कनाडा में 6 टाइम जोन है। इनका जो देशांतरी विस्तार वो बहुत अधिक है, ठीक है, यानी कि ये बहुत अधिक ऐसे इनका पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार वो बहुत अधिक है, ठीक है। इस वजह जिस देश का पश्चिम से पूर्व की ओर यानी देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, वहां पर कई सारे टाइम जोन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अब जैसे आप अमेरिका में जाओगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो अमेरिका में आपको कई सारी घड़ियां पहननी पड़ेंगी, 11 घड़ी, क्योंकि वहां पर 11 टाइम जोन है। फ्रांस में 12 टाइम जोन है, तो वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको 12 घड़ियां पहनकर चलनी पड़ेगी, या फिर 12 जगह पर घड़ी बदलनी पड़ेगी, या फिर 12 जगह पर टाइम बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है भारत के पड़ोसी देश। इन पड़ोसी देशों को समझो। हाँ देखो, एक जो ये टाइम जोन वाला फर्क देखने को मिलता है, ये रीजनिंग में बहुत काम आता है। रीजनिंग में बहुत काम आता है। रीजनिंग में यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा कि भाई अमेरिका में 6 बजे, तो क्या है कि एक व्यक्ति अमेरिका में 6 बजे ट्रेन पर बैठ करके चलता है और उसे भारत आने में 7 बजे भारत आ जाता है, तो बताइए भारत में वो भारत तक आने में उसे कितना समय लगा, ठीक है। टाइम जोन यहाँ पर नहीं बताया कि टाइम जोन क्या है, तो आपको टाइम जोन यहाँ पर समझ करके उसका उत्तर देना होगा, ठीक है। तो टाइम जोन को बड़ा विशेष तौर से याद रखना। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है भारत के पड़ोसी देश कितने, कैसे, अब इनको समझो। भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 7 देशों के साथ में जुड़ी हुई है। ये 7 देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है। तो इन 7 देशों को याद रखना। हमारे भारत देश जो है, भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। इनमें अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश के जो 7 पड़ोसी देश हैं, इन 7 पड़ोसी देशों को आप देखो। सबसे पहले आपको मिलता है चीन, ठीक है। चीन देख रहे कितना बड़ा पड़ोसी देश है। इसके बाद में आपको मिलता है नेपाल। देखो चीन का नाम सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि चीन जो है ना, मतलब हमारा इस समय सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा हो। इसके बाद में आपको मिलता है नेपाल, ठीक है, ये रहा, ठीक है, नेपाल। फिर आपको मिल रहा है भूटान, देखो ये आपको छोटा देश सा भूटान देश मिल रहा है। फिर आपको मिल रहा है म्यांमार। म्यांमार कहां पर है, म्यांमार आपको ये मिल रहा है, ठीक है, म्यांमार। इसके बाद में आपको मिल रहा है पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान भारत देश का अभिन्न अंग, ठीक है, पाकिस्तान। फिर आपको मिल रहा है बांग्लादेश, जो कि ये रहा, ठीक है, बांग्लादेश। इसके बाद मिल रहा है आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहां पर है, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम हमारे भारत देश के साथ में लगती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा लगती है किसकी, बांग्लादेश की सीमा। बांग्लादेश की सीमा रेखा हमारे भारत देश के साथ में सबसे ज्यादा लगती है, और सबसे कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की, ठीक है। तो ये 7 पड़ोसी देश याद रखना, कौन कौन से, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन सभी देशों में हमारा एक भी मित्र देश नहीं है, ठीक है। केवल नेपाल है, थोड़ा बहुत मित्रता रखता है, ठीक है। और इसके अलावा नेपाल में भी बुद्धम शरणम गच्छामि, वहाँ के लोग हमारे यहाँ पर मतलब काफ़ी अधिक शरण रखते हैं। इसके अलावा तिब्बत के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के मतलब वो अपने यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ घुसेड़ने में लगा पड़ा है, ठीक है। और मतलब रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर बहुत डालने में लगा पड़ा है। सरकार कानून ला रही है, यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो वो समझना चाहिए कि भाई जो बांग्लादेश के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाल कर खदेड़ कर भगाना चाहिए, ताकि वो यहां से जल्दी भागें, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे हमारे भारत देश के 7 पड़ोसी देश है, और 7 में से एक भी ऐसा मित्र देश नहीं है कि अगर हमारे भारत देश में कोई आफत आती है तो हम जाकर के वहां पर शरण ले सके। एक भी देश ऐसा बता दीजिएगा, 7 में से कोई है? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। अगला पॉइंट मिलता है जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो किससे लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है। और सबसे छोटी लंबी सीमा मतलब सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ में लगती है। भारत के प्रमुख राज्य जो हैं वो मतलब भारत के प्रमुख राज्य जो कम से कम 2 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, इनको समझो। सबसे पहले मिलता है जम्मू कश्मीर। अब देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर चूंकि डिवाइड हो चुके, इसलिए अब जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान, चीन और नेपाल, इन 3 देश पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, ठीक है, इन 3 देखो अफगानिस्तान के साथ में शायद नहीं लगती, ठीक है, ये अपडेट नहीं किया मैंने, ठीक है, अपडेट कर देंगे बाद में। तो यहां पर पाकिस्तान, चीन, एक मिनट, अब देखो यहां पर हम अपडेट कर देंगे, ठीक है, अपडेट कर देंगे। यहां पर जो हमारे भारत देश की सीमा रेखा है, ठीक है, जो जम्मू और कश्मीर की सीमा रेखा है, ये पाकिस्तान और चीन के साथ में तो लगती है, बट अफगानिस्तान के साथ में नहीं लगती है। यहां पर देखो मैप में दिखाया भी गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर देखो चीन के साथ में भी नहीं लगती है, केवल पाकिस्तान के साथ में लग रही है, ठीक है। तो ये अपडेट कर देंगे बाद में, केवल पाकिस्तान के साथ में लग रही है, ठीक है, चीन के साथ में भी नहीं लग रही। एनसीईआरटी में दिया गया था इसलिए यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम अपडेट कर देंगे। एनसीईआरटी में भी अपडेट इसको नहीं किया गया है, ठीक है, पीडीएफ में अपडेट कर देंगे, बट
आप अपने पास में अभी अपडेट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा केवल पाकिस्तान के साथ में लगती है, चीन और अफगानिस्तान के साथ में अब नहीं लगती। इसके बाद मिलता है आपको उत्तराखंड, नेपाल और चीन के साथ में। आइए एक बार इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। उत्तराखंड जो है आपका, ये देखो यहां पर नेपाल के साथ में इसकी सीमा लग रही है और ये आपको लग रही है चीन के साथ में, ठीक है। तो उत्तराखंड, नेपाल और चीन के साथ में। इसके बाद में आपको क्या मिल रहा है, इसके बाद में मिल रहा है आपको सिक्किम, ठीक है। नेपाल, भूटान और चीन के साथ में, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कश्मीर देख लिया, उत्तराखंड देख लिया, अब देखो सिक्किम। अब सबसे पहले तो ये देखो सिक्किम है कहां पर, ठीक है। आपको पता है सिक्किम कहां पर है, चलो इसको समझो। जो हमारा सिक्किम है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटे से एरिया में फैला हुआ है। कहां पर, ये देखो सिक्किम बिल्कुल छोटे से एरिया में, ये ठीक है। तो सिक्किम की अगर आप देखोगे तो भूटान के साथ में, ठीक है, नेपाल, ये भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में और आपका चाइना, इन तीनों देशों के साथ में सिक्किम की सीमा लगती। देख रहे बिल्कुल छोटा सा एरिया ये वाला सिक्किम वाला एरिया, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा राज्य है। इसके बाद में अगला आपको कौन सा मिलता है, सिक्किम हो गया, फिर मिलता है आपका अरुणाचल प्रदेश। चीन, भूटान और म्यांमार, इन 3 देशों के साथ में आपको मिलती किसकी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी मिलेगी। अब आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश ये कहां पर है, तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर आप देखो तो ये आपकी चाइना हो गया, ठीक है। चाइना के अलावा ये आपका भूटान हो गया और ये आपको इधर तरफ मिल जाएगा यहां पर म्यांमार, ठीक है। तो इन तीनों देशों के साथ में हमारे देश की सीमा रेखा इसमें भी लगती है। कहां पर, ये देखो आपका म्यांमार मिल रहा है, ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो म्यांमार, चीन और भूटान, इन तीनों देशों के साथ में आपकी अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा रेखा लगती है। इसके बाद में आपको मिल रहा है असम, ठीक है। तो असम को तो सभी लोग जानते हैं, ये रहा आपका असम, ठीक है, बड़ा राज्य है। असम की सीमा रेखा एक तो भूटान के साथ में लग रही है, ठीक है, दूसरा आपकी बांग्लादेश के साथ में लग रही है, ये वाला, ठीक है, ये देखो यहाँ पर टच हो रही है, ठीक है। तो 2 राज्यों के साथ में इसकी सीमा रेखा लगती है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल मिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन तीनों के साथ में लगती है, ठीक है। कौन कौन से, बांग्लादेश, ठीक है, इसके अलावा आपका भूटान और नेपाल। आप कहोगे कैसे, तो ये आपका वेस्ट बंगाल वाला इलाका है, ग्रीन वाला, ठीक है। तो ये देखो ऊपर जाकर के यहाँ पर नेपाल के साथ में टच कर रहा है, इधर देखो बांग्लादेश के साथ में टच कर रहा है, इसके अलावा भूटान के साथ में यहाँ से देखो ये टच कर रहा है, ठीक है। तो 3 देशों के साथ में इसकी भी सीमा लगती है। इसके अलावा एक मिजोरम और आपको मिलता है, मिजोरम की बांग्लादेश और म्यांमार, केवल इन दोनों राज्यों के साथ में इस सीमा रेखा लगती है। ये देखो आपको मिजोरम मिल रहा है, ठीक है, ये। तो ये वाला एक इधर वाला हो गया बांग्लादेश और ये आपका हो गया कौन सा, मणिपुर, ये वाला हो गया आपका ये क्या म्यांमार, ठीक है। इसके अलावा एक मणिपुर और मिलता है, मणिपुर की सीमा रेखा केवल आपकी ये म्यांमार से लगती है। इसके अलावा आपका नागालैंड है, नागालैंड की सीमा रेखा केवल आपकी इससे म्यांमार से लगती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा केवल एक देश से लगती है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, इसकी सीमा रेखा केवल आपके पाकिस्तान से लगती है। गुजरात की सीमा रेखा केवल आपकी पाकिस्तान से लगती है। हाँ, लद्दाख को देख लो, जो कि देखो लद्दाख और जब जम्मू कश्मीर का जब बंटवारा नहीं हुआ था उसके बारे में हमने ये डिटेल में रखा है, ठीक है। अपडेट नहीं किया है, अब अपडेट कर देंगे, जब पीडीएफ मिलेगा आपको तो उसमें अपडेट रहेगा, ठीक है। तो लद्दाख की जो सीमा रेखा है सबसे पहले तो आपकी किसके साथ में मिल रही है, ये पाकिस्तान के साथ में, और मिल रही साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ में, साथ ही साथ आपकी लद्दाख की सीमा रेखा मिल रही है चीन के साथ में। ये जो मैप दिया गया बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक है, 2021 का अपडेटेड मैप है, 2022 में भी मैप नहीं आया है, सॉरी 2022 का अपडेटेड मैप है, देखो लिख रहा है कॉपीराइट 2022 का, ठीक है। तो 2022 का अपडेटेड मैप है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, हमारे भारत देश की जो सीमा रेखा है 7 देशों के साथ में लगती है, और किस राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा विदेशों के साथ में जुड़ी हुई है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। आगे बढ़ते अगला मिलता है भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। इसको भी देखो, भारत का एक विशाल देश है और प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। कितने राज्य हैं हमारे यहाँ पर, 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। पहले क्या था, देखिए अब हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट टाइम में, पहले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया है, ठीक है। पहले भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया गया था, एक ही राज्य में कई सारी भाषा वाले लोग रहते थे, लेकिन इसके बाद में आंदोलन चला। एक पोटी स्वामी जी थे, वो अनशन पर बैठ गए, कई दिनों तक बैठे रहे, इसके बाद में उनकी भूखे से मृत्यु हो गई, ठीक है। कांग्रेस ने पहले ये कहा था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब देखा कि भारत विभाजन हुआ, कई सारी जनता
सभ्यता का मतलब धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ तो काफ़ी लोग मारे गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर मतलब राज्य में जैसे लोग रह रहे थे वैसे ही कह दिया कि अब इसके आधार पर विभाजन नहीं होगा, ठीक है। जब ये अपने बात से पीछे हटे तो पोटी स्वामी जी और भी कई सारे लोग अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल कर दी, और पोटी स्वामी जी क्या हुआ कि वो उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। इसके बाद में जनता में बहुत आक्रोश पैदा हुआ, लोगों ने आंदोलन से बहुत जोर कर दिया, तब इन्होंने एक मतलब स्टेटमेंट दिया कि अब हम भाषा के आधार पर विभाजन करेंगे, और फिर जाकर के कई दिनों में भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया, ठीक है। तो भाषा के आधार पर हमारे भारत देश में कई सारे राज्यों का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको मिलता है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। ये गोवा कहाँ गया आपका, सबसे छोटा राज्य आपको देखने को मिलता है गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य ये वाला आपको देखो मिल रहा है गोवा, ठीक है। यहाँ पर जो मैप है हर राज्य की राजधानी भी मैप में दी गई, ठीक है। और ज़्यादा राज्यों को जिलों में बांटा गया। देखो सबसे पहले हमारा देश आता है, ठीक है, देश के बाद में आते हैं राज्य, ठीक है, राज्य के बाद आते हैं जिले आपके, ठीक है। तो ऐसे प्रकार से बांटा गया। जिले के अंदर आप अगर जाओगे तो ब्लॉक मिलेंगे, ठीक है, ब्लॉक के बाद में आपको ग्राम पंचायत मिलेंगी, तो कई सारे यहाँ पोस्ट मिलेंगी, ग्राम पंचायत मिलेंगी। तो इस प्रकार से जगह का विभाजन किया गया है। अब इसमें सबसे पहला चेंजमेंट देखने को मिलता है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दोनों से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है, अलग होकर के एक नया राज्य बना। आप देखोगे अगर तो जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये पहले पूरा एक राज्य हुआ करता था इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 2 जून 2014 को मोदी जी ने क्या किया, यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी जी की गवर्नमेंट थी, आई थिंक थी पहले, ठीक है, नहीं होगी तो आप देख लेना, जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। और क्या किया कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को अलग करके एक नया राज्य बना दिया। इसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को एक चेंजमेंट आता है, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। इससे पहले क्या था, आप देखोगे इतना एरिया, ठीक है, ये वाला इतना एरिया पूरा एक राज्य था पहले, और यहाँ पर क्या था कि एक अलग प्रकार का संविधान था, ठीक है, यहाँ पर अलग प्रकार के नियम थे, ठीक है। मुसलमानों के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की छूटें दी गई थी, इन सभी लोगों को विशेष प्रकार का विशेष दर्जा दिया गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मोदी जी ने क्या किया 2019 में यहाँ पर जो ये एक राज्य था इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो पहले नियम चलते थे उनको बदल दिया गया। यहाँ का पहले एक अलग झंडा हुआ करता था, ठीक है, कि ये जम्मू कश्मीर का। इसके बाद 2019 बात की के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक जो अलग झंडा था उसको हटा दिया गया, और यहाँ पर भी भारत का झंडा ही लहराया जाने लगा, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। फिर 9 दिसंबर 2019 को क्या किया गया, दमन और दीव एवं दादर एवं नागर हवेली 2 संयुक्त इनको संयुक्त कर दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये देखो यहाँ पर आपको दमन दीव और दादर नागर हवेली वाला इलाका देखने को मिलता है, ठीक है, एक यहाँ पर था ये, ठीक है। इसको क्या किया गया, इसको एक कर दिया गया, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे तो इनको एक कर दिया गया। और इसके साथ में हमारे भारत देश में कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा ये 3 चेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश का निर्माण, आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 2 जून 2014 को, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कब विभाजित किया गया, तो आप कहोगे 31 अक्टूबर 2019 को। दमन दीव एवं दादर एवं नागर हवेली को कब संयुक्त किया गया, ठीक है, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको एक कर दिया गया था, ठीक है। तो 9 दिसंबर 2019 को ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते, अगला मिलता है भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन भी समझिएगा, ठीक है। भौतिक विभाजन में भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे हिमालय, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पठार, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो भारत में आपको हर चीज देखने को मिलती है। आप चाहे वो हिमालय हो, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत जाना हो तो हिमालय चले जाओ, ठीक है, तपस्या करनी हो हिमालय चले जाओ, मरुस्थल जाना है तो मरुस्थल भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पठार देखने तो पठार भी मिल जाएंगे, मैदान देखने मैदान भी मिल जाएंगे, तटीय क्षेत्र भी हैं, द्वीप समूह भी, हर चीज आपको भारत में मिलेगी। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। सबसे पहले हिमालय को डिस्कस करते हैं। तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि गेटमैन का कार्य करता है, या फिर आप कहो कि मतलब संतरी कह सकते हो, सुरक्षा कर्मी कह सकते हो, ठीक है। तो संतरी के रूप में कार्य करता है। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो इसकी 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं, पहला मिलता है बृहत हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, दूसरा मिलता है आपको मध्य हिमालय, इसको हिमाचल भी कहा जाता है, तीसरा मिलता है आपको शिवालिक। इसको ऐसे समझो
ठीक है। देखो ऐसे समझो, ये पूरा हिमालय है आपका, ठीक है। एक मिनट, ये पूरा आपका हिमालय है, ठीक है, ये आपका हिमालय हो गया। हिमालय की इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसको कहा जाता है बृहद हिमालय, सबसे पहला वाला, ठीक है। इसके बाद में आपको बीच में मिलता है ये वाला, इसको कहा गया क्या, इसको कहा गया मध्य हिमालय, ये मध्य वाला है, ठीक है। और जो ये वाला आपको मिलता है, ये आपको मिलता है सबसे लास्ट में शिवालिक, ठीक है, वही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आप अगर देखोगे तो ये आपका बृहद हिमालय है, ठीक है, बृहद हिमालय। फिर आपको मिलता है यहाँ पर मध्य हिमालय, फिर आपको मिलता है शिवालिक, ठीक है। तो ये तीनों है, याद रखना, ठीक है। ये जो हिमालय पर्वत है इसको तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय फिर हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। उत्तर में स्थित, जब आप जाओगे सबसे उत्तर में स्थित, एक मिनट, श्रृंखला को बृहद हिमालय फिर हिमाद्री कहते हैं। इसे इसमें विश्व के सबसे ऊंचे शिखर स्थित हैं, ठीक है। मध्य में आपको मिलता है हिमाचल, और हिमाद्री के दक्षिण में आपको मिलता है मध्य में हिमालय, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जो आप हिमाद्री के दक्षिण में, यानी कि एक मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर, समझो। देखो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। जो आपका हिमालय, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से फैला है, ठीक है, इस प्रकार से फैला है। तो जो सबसे इधर वाला एरिया है, ठीक है, सबसे इधर वाला, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है आपका बृहद हिमालय, ठीक है, इसको कहा जाता है, इसको बृहद हिमालय कहा जाता है, ठीक है। सबसे उत्तर में, तो उत्तर वाला आपका एरिया ये हो गया, ठीक है, सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, फिर आपको मिलता है मध्य हिमालय, ठीक है, या फिर आप इसको हिमाचल भी कह सकते हो, और फिर आपका मिलता है शिवालिक, जो कि सबसे इधर तरफ है, ठीक है। यही कहा जा रहा है इसके अनुसार। तो कहा जा रहा है सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय फिर हिमाद्री कहते हैं, और इसमें विश्व की सबसे ऊंचे शिखर भी स्थित है, यानी कि जो आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, ये सभी बृहद हिमालय में ही स्थित है। इसके बाद में आपको मिलता है मध्य हिमालय फिर हिमाचल, ठीक है। तो मध्य हिमालय फिर हिमाचल ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी कि जो आपका बृहद हिमालय मिलता है, इसके इधर तरफ आपको मिलता है दूसरे नंबर पर क्या, हिमाचल, ठीक है। और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको मिलता है शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है, यानी कि सबसे इधर तरफ उसका नंबर आता है। तो आई थिंक ये आपको समझ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी मैदानों की, ठीक है। तो हिमालय के दक्षिण में जो आपका हिमालय पर्वत मिलता है, ठीक है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में यानी इधर तरफ भारत का उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए। देखो होता क्या था, जब हमारे यहाँ पर पानी बरसता था, ठीक है, तो हिमालय पर जब पानी बरसता था या फिर जब गर्मियाँ आती थी तो हिमालय से कई सारी नदियाँ निकलती थी। और जब ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नदियाँ ये आती थी तो अपने साथ में पर्वतों को काट करके पर्वतों पर कटान करती थी, और वहाँ से महीन मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर को लेकर के आती थी। और हमारे यहाँ पर पहले मैदान नहीं हुआ करते, ऐसी उबड़ खाबड़ भूमि थी, ठीक है। तो इन भूमि पर आती थी, ठीक है, और इस भूमि पर अपने अवसादों को छोड़ देती थी, ठीक है, यहाँ पर निक्षेपित करती हुई चली आती थी, छोड़ती चली आती थी, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर जो भी लाती थी। तो इससे क्या हुआ, जो इलाका था ये मैदान में तब्दील हो गया। ये पहले मैदान नहीं था, पहले कैसा था, ये पहले ये उबड़ खाबड़ भूमि थी, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, और ये मैदान समतल तथा सपाट है आज के टाइम में। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। जलोढ़ निक्षेप यानी कि जल के साथ में लाए हुए जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि चीजें होती थी उनके द्वारा बना है ये, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है, ठीक है, जनसंख्या अधिक है। देखो मैदान में क्या होता है कि उपजाऊ भूमि मिलती है, यहाँ पर लोग खेती करते हैं, ठीक है, उपजाऊ होती भूमि, इसीलिए यहाँ पर लोग अपना रोजगार भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, गतिविधियां, इसलिए मैदान में अधिक लोग रहते हैं। अगला जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नदी बेसिन यानी कि नदी के आसपास जो उबड़ खाबड़ इलाका होता है जहाँ पर ये गुजरती हैं नदियाँ, जहाँ से होकर के, ठीक है, तो नदी बेसिन में इसको निक्षेपित कर दी जाती है, ठीक है। तो जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, नदियाँ जो अपने साथ में बहुत महीन महीन मिट्टी लेकर के आती हैं। अब आप देखते हो कि कभी कभी आपके यहाँ पर बाढ़ आती होगी, जब बाढ़ आएगी तो आप देखोगे अपने साथ में बहुत सारी मतलब मिट्टी लेकर के आती नदियाँ हैं, ठीक है, और जब बाढ़ आएगी तो देखोगे कि मिट्टी मिट्टी करके चली जाती है। आप जब गांव में जाओगे और सड़कों पर देखोगे, जब बरसात होती है काफ़ी तेज, तो रास्तों पर मतलब कीचड़ टाइप की मिट्टी आ जाती है, उसी को जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सहायक नदियों के बारे में देखो। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है। सपोज दैट कि भाई एक नदी थी, ठीक है, इसमें आकर के एक इधर से नदी मिल गई, एक इधर से मिल गई, एक इधर से मिल गई, एक इधर से मिल गई, और ये क्या आकर के इसमें मिल गई, एक आकर इसमें मिल गई, ठीक है, एक इसमें मिल गई, एक इसमें मिल गई, एक इसमें मिल गई, एक ये मिल गई,
ठीक है, एक ये नदी आकर मिल रही, एक ये आकर मिल रही, ये जाकर इसमें मिल रही, ठीक है, ये ऐसे मिल रही है, ठीक है, ये ऐसे मिल रही, एक नदी आकर ये मिल रही। तो ये जो नदी है ये वाली, ये मुख्य नदी कहलाएगी। बाकी की जितनी भी नदियां हैं, ये लाइनें आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, सहायक नदी एक नदी ऐसा था जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वो कहलाती है सहायक नदी, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि किसी कंपनी का एक मालिक होता है, ठीक है, और मालिक के साथ में एक क्या होता है, मालिक के अलावा उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, ठीक है। तो जितने वर्कर काम करते हैं उन सभी को सहायक कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो एक अधिकारी होता है, एक अधिकारी के पास में अपने साथ वो एक सहायक अधिकारी रखता है, ठीक है, सहायक अधिकारी रखता है ताकि उसके काम को थोड़ा सा कम किया जा सके, अधिकारी के जो सहायक अधिकारी हो वो उसका काम देखे थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला पॉइंट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस जगह के नदी के उस जगह एक मिनट, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये कि डेल्टा किसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न ये है कि डेल्टा किसे कहते हैं। आप देखोगे जो नदियां होती हैं वो नदियां बहती हुई जाती हैं और सभी नदियां लगभग समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है। तो जब नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं उससे पहले क्या करती हैं ये नदियां, इस डेल्टा की ये नदियां क्या करती हैं, एक मतलब इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये समुद्र है आपका, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्री इलाका है और नदी इधर से बहती हुई आ रही है, ठीक है, बहती हुई आ रही है, ऐसी ऐसी बहती हुई आई, बहती हुई आई और यहाँ पर आकर के ऐसे मिल गई, ठीक है। तो जब बहती हुई आएगी, ठीक है, जब नदी बहती हुई आएगी तो यहाँ से इसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी, बहुत धीमी हो जाएगी। और नदियाँ क्या करेंगी, जब नदी की रफ्तार धीमी हो जाएगी तो अपने साथ में लाए हुए बालू, कंकड़, पत्थर, इन सभी को स्थान पर छोड़ने लगेगी। क्योंकि देखो जब पानी की रफ्तार तेज होती है तो आप कुछ भी डालोगे बहता चला जाएगा, लेकिन जब पानी की रफ्तार धीमी होगी तो आप कुछ भी डालोगे वो वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो जब नदियों की रफ्तार धीमी होती है तो क्या होता है इन नदियों से, जैसे कि यहाँ तक, यहाँ से इसकी रफ्तार धीमी होगी, ठीक है, तो जो भी चीजें लाएंगी वो यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ से कई सारी इसकी धाराएं निकलेंगी, ठीक है, कई सारी धाराएं निकलेंगी और वो जाकर के समुद्र से मिलेंगी। इसी को डेल्टा कहा जाएगा, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। ऐसे कई सारी धाराओं में जाकर के समुद्र में मिलती हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि डेल्टा की यहाँ पर दी जा रही है कि जहां नदी समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के। क्लास 9 में जो आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरा मैप बनाएंगे गंगा नदी का, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। और इस डेल्टा, जो ये डेल्टा है, ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है, हर मतलब लगभग डेल्टा की आकृतियां त्रिभुजाकार ही होती हैं, ठीक है। और डेल्टा वह स्थान होता है, वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी जहां पर नदी का मुहाना किसे कहते हैं, नदी का मुहाना उसे कहते हैं जहां पर नदी समुद्र में प्रवेश करती है, ठीक है, यानी कि एंडिंग पॉइंट जो नदी का होता है उसी को नदी का मुहाना नदी का मुहाना कहा जाता है। अगला पॉइंट, भारतीय मरुस्थल। तो भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। देखो अगर आप हमारे भारत देश के मरुस्थलीय इलाके में आओगे तो यहाँ पर आपको जो मरुस्थलीय भाग देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है कि वनस्पति बहुत कम देखने को मिलेगी और भारत देश में बहुत ही छोटा मरुस्थलीय भाग है। ये शुष्क है, गर्म है, रेतीला, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में कच्छ के इलाके में आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मतलब ऐसे मरुस्थल में घूमने का शौक है तो आप जाइए, वहां पर घूम के आ सकते हो, ठीक है। हमने कहा ना हमारे भारत देश में हर चीज है, ठीक है, हर चीज आपको मिलेगी। अगला पॉइंट मिलता है पठारीय प्रायद्वीपीय पठार। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, यानी हमारा भारत देश जो है, एक मिनट इसमें समझो, इसमें आपको पता चल जाएगा मैप में, ठीक है। देखो सबसे पहले ऊपर आपका हिमालय हो गया, हिमालय के बाद में आपको ये उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जो आपको हमने पठार की बात की, पठार आपको लगभग जो उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा, जो पीला वाला इलाका है, ठीक है, ये आपको पठारी प्रदेश देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ये जितना पीला वाला इलाका है यह सारे आपके पठारी प्रदेश है, यहाँ पर पठार देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इन पठारों का निर्माण कैसे हो जानते हो, ये आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले क्या था, हमारे भारत जो पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही देश हुआ करता था, ठीक है, केवल एक ही देश था, एक ही पूरा महाद्वीप था और एक ही महासागर था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ, ठीक है। जब विभाजन हुआ तो हमारा भारत देश जो ये पहले दक्षिणी गोलार्ध में था,
दक्षिणी गोलार्ध से बहते बहते इसको करोड़ों साल लग गए, बहते बहते ये उत्तरी गोलार्ध में आया और आकर के ऊपर वाला जो ये महाद्वीप था हमारा, ठीक है, जहां पर हम आज रह रहे हैं, उससे टकराया। जब टकराया तो वहां की जो मिट्टी थी वो ऊपर उठ गई, उसी का नाम दिया गया हिमालय पर्वत के रूप में वो स्थापित हो गई, ठीक है। जब ये हमारा भारत देश दक्षिण से बहते बहते उत्तर की ओर आ रहा था, तब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी आए और उन्हीं ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। ये आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, ठीक है। अभी आपने इतना जान लिया कि इन प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण ज्वालामुखी के माध्यम से हुआ, इतना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। आप समझो, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। आकृति, इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है। अगर आप देखोगे पठारों की आकृति त्रिभुजाकार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका धरातल काफी नीचा है। जो आप प्रायद्वीपीय पठार देखकर जाओगे तो इसका जो धरातल है यानी जो जमीनी स्तर है वो नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं, ठीक है। बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां भी स्थित हैं जहां पर जाकर के आप आनंद ले सकते हो, पहाड़ी श्रृंखलाओं का भी आनंद ले सकते हो। अगला पॉइंट मिलता है, देखो पहाड़ी श्रृंखला में आपको एक मिल रही है जैसे कि विंध्य की पहाड़ी श्रृंखला मिल गई, ठीक है, और भी कई सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। अगला पॉइंट मिलता है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। कहां पर? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये वाली मतलब क्या है कि एक मिनट, मैप तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन होगा। देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो विंध्य श्रेणी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी हो गई, ये आपको पर्वतीय श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये एक अरावली की पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है, ठीक है, अरावली श्रृंखला, ठीक है। ये क्या करती है? पठार को आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है, पठार को आगे बढ़ने से रोकती है। और ये आपका मरुस्थलीय इलाका है, ये वाला मरुस्थलीय इलाका, ठीक है, ये वाला आपका मरुस्थलीय इलाका मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है जो हमारे यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ से क्या होता है कि मानसून ऐसे आता है, ठीक है। और जब मानसून इधर जाता है तो जो आपकी अरावली श्रृंखला है, ये अरावली श्रृंखला काफी ऊंची है, तो मानसून के जो बादल जाते हैं इससे टकरा करके इधर तरफ अधिकतर बरस जाते हैं, ठीक है। जाने ही नहीं देती अरावली श्रृंखला, इधर तरफ मानसून को जाने ही नहीं देती, इसलिए यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ये भी एक कारण है आपके वहां पर मरुस्थल होने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। देखो ये सबसे पहली बात तो है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली श्रृंखला, ठीक है, और विश्व की काफी बड़ी भी श्रृंखला है, ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। देखो आपने देख लिया अरावली श्रृंखला जो है ये उत्तर पश्चिम में स्थित है और ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसके बाद में एक और श्रृंखला आपको मिलती है विंध्य एवं सतपुड़ा की, ठीक है। इन श्रृंखलाओं से क्या है कि नर्मदा और तापी नदियां होकर के बहती हैं, और ये दो नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है, यानी कि अरब सागर में मिलती हैं, और केवल यही दो नदियां ऐसी हैं जो कि उल्टी बहती हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में उल्टी बहने वाली दो नदियों के नाम बताइएगा तो एक होगी आपकी नर्मदा, दूसरी आपकी तापी नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। अब समझो, देखो हमारा भारत देश ये, ठीक है, भारत देश में यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, ये आपको मिलेगा कौन सा? पूर्वी घाट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 9 में, बट यहाँ पर थोड़ा समझो, इसका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी जो पठार का, इस पठार के पश्चिम में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये पठारी इलाका देखने को मिलेगा, ये वाला पूरा, ठीक है। पठार के पश्चिम में यानी कि यहाँ पर पश्चिमी घाट है, और ये पश्चिमी घाट जो है ये सबसे ऊंचा है। इससे जब आप अंदर की ओर आओगे तो इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी, ठीक है, ये सबसे ऊंचा इलाका है। अब जब इधर से मानसूनी बादल जाते हैं तो क्या करते हैं, इससे पश्चिमी घाट से टकरा करके यहाँ पर बरस जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी वर्षा कराते हैं? यहाँ पर पर्वतीय वर्षा करवा देते हैं, क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है काफी ऊंचा है, ठीक है, पश्चिमी घाट काफी ऊंचा है, इसलिए पश्चिमी घाट से क्या है कि यहाँ पर जितने मानसूनी बादल जाती है इससे टकरा करके लगभग यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिल रहा है, इस पठार के पूर्व में, यानी हमारा भारत देश ये हो गया, ठीक है, ये पठार है, पठार के पूर्व में यानी कि इधर तरफ यहाँ पर भी आपको पठारी इलाका देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पठार का पूर्वी इलाका है, पूर्व में आपको बीच पूर्वी घाट है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूर्वी घाट ही देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो पश्चिमी घाट है इसका विस्तार एक समान है, ये बीच बीच में टूटा नहीं है, ठीक है, जबकि जो आपका पूर्वी घाट है ये बीच बीच में टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ पर टूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टूटा हुआ है। तो जो पूर्वी घाट है ये एक समान नहीं है, ठीक है, ये टूटा हुआ है, ये असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कि कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में खनिज और लौह अयस्क इसमें पाए जाते हैं, तो बहुत सारे खनन केंद्र भी इसमें स्थित हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि पठारों में आपको क्या चीज याद रखनी है?
पठारों के विषय में आपको बस इतना याद रखना है कि हमारा भारत देश ये हो गया। भारत के जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको पूर्वी घाट मिलेगा। पश्चिमी घाट एक समान है, ठीक है, यानी कि इसमें ज़्यादा कटाफटी नहीं है और पश्चिमी घाट ऊंचा है, ठीक है। दूसरा पूर्वी घाट जो ये आसमान है और पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा काफ़ी नीचा है, ठीक है। ये दो बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट है ये एंड होता जाकर के अरावली श्रृंखला की तरफ, कहाँ पर, अरावली श्रृंखला की तरफ, जो कि हमारे भारत देश के उत्तरी पश्चिम में, उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित है, जहाँ से अरावली श्रृंखला से ही आपका भारतीय मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली श्रृंखला, ठीक है। और जो आपकी नर्मदा और तापी नदियां हैं ये विंध्य एवं सतपुड़ा से होकर के गुजरती हैं, ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और तापी ये दो नदियां गुजरती हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद में हम तटीय मैदानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी तट के पश्चिम में, पूर्वी तट के पश्चिमी तट के पश्चिम में और पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। अब तटीय मैदान किसे कहते हैं जानते हो? तटीय मैदान, तट का अर्थ हुआ किसी पानी के तट किनारे वाला इलाका, समुद्र के किनारे वाला इलाका, उसे तट कहा जाता है, या फिर नदी के किनारे वाला इलाका। तो ये हमारा भारत देश है, ठीक है। एक मिनट, भारत देश थोड़ा सा ज़्यादा पतला बन गया, इतना नहीं है, ठीक है, ऐसे समझो, ये हमने ज़्यादा चौड़ा बना दिया, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट के इधर वाला जो इलाका, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपका कौन सा, ये आपका पश्चिमी तट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, ये जो एक मिनट क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिम, हाँ, जो पश्चिमी घाट है ये, ठीक है, जो आपको ये पश्चिमी घाट मिल रहा है, इसके पश्चिम वाला जो इलाका, ये वाला, ये कौन सा, ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी तट, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पश्चिमी तट, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के पूर्व में आपको तटीय मैदान देखने को मिलेगा, ये पूर्वी तट है, ये वाला पूर्वी घाट है, ठीक है। पूर्वी घाट के पूर्व में यहाँ पर आपको तटीय मैदान देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार के तटीय मैदान है और गोवा यहाँ पर स्थित है। गोवा में बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पर आपको विशेष प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मतलब अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियाँ देखने को मिलेंगी। फैमिली के साथ में कभी मत जाइएगा, ठीक है। देखो आजकल के जो लोग हैं वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो श्री राम प्रभु की तरह संस्कारी हो, ठीक है। और जब छुट्टियां होती हैं तो राम मंदिर ले जाने की जगह, प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाने की जगह वो घूमने जाते हैं गोवा में, ठीक है। अब आप घूमने जाओगे गोवा में और एक्सपेक्ट करोगे कि हमारा बच्चा श्री राम प्रभु की तरह संस्कारी हो, भाई कैसे हो जाएगा? मैं तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब तक आप श्री राम प्रभु की कहानी उन्हें नहीं सुनाओगे वो श्री राम प्रभु की तरह संस्कारी कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो गोवा जैसे इलाकों में जब आप घूमने के लिए जाओगे तो वैसे ही संस्कार भी आपको देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में आपको और पूर्वी घाट के पूर्व में आपको तटीय मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। और पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे जो पश्चिम में आप आओगे। देखो संकरे का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये एक मिनट पूरा फिर से बना लेते हैं। संकरे को आकार थोड़ा सा डिटेल में समझो, ठीक है। अगर आप डिटेल में नहीं समझोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ये आपका पश्चिमी तट है, ठीक है, और ये आपका पूर्वी तट है। आप देखोगे पश्चिम में केवल दो नदियां आती हैं, पश्चिम से केवल दो नदियां गुजरती हैं, एक आपकी नर्मदा और एक तापी, ठीक है। जबकि जब आप पूर्वी घाट में जाओगे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर नदी मिलेगी, फिर एक यहाँ पर मिलेगी, फिर एक यहाँ पर। पूर्वी घाट में आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी और नदियां जो होती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियों के माध्यम से ही तटों का निर्माण होता है, ठीक है। चूंकि डेल्टा का निर्माण करती हैं और बहुत सारी नदियां इससे होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पर क्या है कि घाट जो है काफी चौड़ा है, घाट काफी चौड़ा हो गया। यहाँ पर क्या है कि नदियों के द्वारा लाए हुए मलबे का निक्षेपण यहाँ पर किया गया, ठीक है, अवसादों का निक्षेपण किया गया। तो ये जो घाट है काफी चौड़ा है। अब इधर तरफ कोई नदी ही नहीं बहती है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मलबे का निक्षेपण भी नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए जो आपका ये पश्चिमी घाट है ये कैसा है, ये संकरा है, यानी कि पतला देखने को मिलता है। जो आपकी नर्मदा और तापी नदी जहाँ से निकलती है वहां पर थोड़ा सा आपको भाग देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो नदियां हैं काफ़ी तेज रफ्तार से, यानी कि काफ़ी तेज रफ्तार से बहती हुई जाकर के अरब सागर में मिलती हैं। तो ये जो नदियां हैं, नदियों की कमी की वजह से जो आपका पश्चिमी घाट है ये संकरा है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। जो आप पूर्वी तटीय मैदान में जाओगे वो अपेक्षाकृत चौड़ी, वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुख्य मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ठीक है। तो कई सारी नदियां जो यहाँ पर जाकर के मिलती हैं, पूर्वी घाट में जाकर के गिरती हैं, वो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। उसी डेल्टा की वजह से जो आपका पूर्वी घाट है वहां पर जो घाट की चौड़ाई वो अधिक देखने को मिलती है।
अब आप यहाँ पर ये चीज समझ गए होंगे कि जो आपका पूर्वी घाट है वो चौड़ा क्यों है और पश्चिमी घाट पतला क्यों है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पतले होने के कारण ये है कि वहां पर कोई भी मतलब अधिक नदियां वहां से नहीं गुजरती हैं, ठीक है। वहां पर अपने डेल्टा का निर्माण करती ही नहीं है, केवल दो ही नदियां हैं, दो के अलावा मतलब छोटे छोटे नाले आपको देखने को मिलते हैं, और नाले क्या ही डेल्टा का निर्माण करेंगे, ठीक है। नदियां वहां से डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इस वजह से पश्चिमी घाट संकरे हैं यानी पतले हैं। और पूर्वी घाट में कई सारी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, कई सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। इस वजह से जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, जो पूर्वी घाट है, वो अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, ठीक है। अब द्वीप समूह को डिस्कस करते हैं, दो ही टॉपिक रह गए। द्वीप समूह, भारत में दो द्वीप समूह हैं, ठीक है। एक लक्षद्वीप द्वीप समूह, एक आपको मिलता है, एक मिनट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अब भारत देश कैसे आओगे तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित प्रबाल द्वीप, या प्रबाल किसे कहते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पूर्व में दिशा में बंगाल की खाड़ी से में स्थित है, ठीक है। समझो, देखो हमारा भारत देश ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। एक मिनट, मुझे पूरी सही स्थिति याद नहीं, बट शायद यहाँ पर ही होगा, और ये प्रबाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी ये मतलब ऐसे पतले पतली स्थिति में फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। मतलब बीच बीच में विभाजन देखने को मिलता है, जैसे कि ऐसे समझो ये हो गया आपका भारत देश, ये वाला, ठीक है। ऐसे आपको और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मतलब प्रवाल को समझते हैं। तो प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। जब पॉलिप मरते हैं तथा तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकाल के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रबाल द्वीप का निर्माण होता है। देखो लैंग्वेज के माध्यम से आप नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझो, समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो जंतु होते हैं, जिस स्थान पर ये जंतु रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ठीक है, झुंड में रहते हैं। और क्या है कि जो इनके शरीर से लगातार मतलब एक प्रकार का पाउडर टाइप का गिरता रहता है, ठीक है। और मतलब क्या होता है कि पाउडर टाइप का गिरता रहता है, और ये जो जीव होते हैं मरते रहते हैं, एक स्थान पर गिरते रहते हैं, जहां पर ये गिरते जाते हैं वो मतलब क्या है कि पॉलिप का मतलब इनका कंकाल वहां पर गिरता जाता है। और क्या होता है कि जो जीव होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि एक साथ मरते हैं, और यानी कि जन्म भी बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे जीव होते हैं जहां पर मतलब क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में जीव मरते रहते गिरते रहते, तो वहां पर क्या होता है कि एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कंकालों से बना हुआ एक द्वीप होता है। कहा जा रहा है कि जो प्रवाल होते हैं ये छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं प्रवाल, ठीक है, इन्हें पॉलिप कहा जाता है। इसके बारे में क्लास 9 में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि पॉलिप किसे कहते हैं, प्रवाल किसे कहते हैं। अभी तो बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक समझ लो कि जो ये प्रवाल होते हैं ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। और जब जीवित पॉलिप मरते हैं, ठीक है, तब उनका जो कंकाल होता है वो बच जाता है, और अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकाल के इस ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ कि 100 जंतु हैं, 100 के 100 जंतु मर गए, ठीक है, और नीचे आकर के तल में बैठ गया है कि वो गिर गए। ये जो तल में उनका कंकाल गिरेगा, इन्हीं कंकालों के ऊपर अन्य कई सारे जीवों की मतलब इनके ऊपर उत्पत्ति होगी, वो भी मरते जाएंगे, इसी के ऊपर गिरते जाएंगे, और भी मरते जाएंगे, इसी के ऊपर गिरते जाएंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये फिर एक प्रवाल द्वीप का निर्माण कर देंगे, बहुत बड़ा द्वीप बन जाएगा और एक प्रवाल द्वीप का निर्माण ये कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, और जो ये प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है ये बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं, इस प्रकार से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। अब आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हमारे आज के इस चैप्टर में हमने भारत के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त की। तो हमने सबसे पहले देखा जो हमारा भारत देश है, ठीक है, भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से, भारत में क्या क्या पाया जाता है, भारत का राजनीतिक विभाजन किस प्रकार से किया गया, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत जो हमारा देश है इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत देश की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत में जो हिमालय है वो उसके कितने भाग हैं, भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, उनकी विशेषता क्या है, वहाँ पर आपको खनन के कई सारे केंद्र मिलेंगे, उसमें खनिज की प्रचुरता है। इसके अलावा जो हमारे तटीय मैदान है जो आपको मिलते हैं, दो कौन कौन से, एक पश्चिमी तट एक पूर्वी तट, उन दोनों को हमने डिस्कस किया। हमने हमारे यहाँ के द्वीप समूह को डिस्कस किया कि द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। 2 द्वीप समूह है, इनमें जो आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह इसका निर्माण कैसे हुआ, प्रवाल द्वीप के प्रवालों के माध्यम से हुआ है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पर डिस्कस किया कि ये एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। और इतनी चीज़ों को हमने आज के इस चैप्टर में डिस्कस किया, ठीक है। तटीय मैदान को डिस्कस किया, तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा
आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है, हमने प्रायद्वीपीय पठार को डिस्कस किया। भारतीय मरुस्थल के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये शुष्क, गर्म और रेतीला है। इसके अलावा हमने किसको डिस्कस किया, उत्तरी मैदान को डिस्कस किया कि उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया हमारे हिमालय पर्वत को कि हिमालय पर्वत कैसा है, क्या है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। भौतिक विभाजन जो है हमारे भारत, भौतिक विभाजन का अर्थ ये हुआ कि मतलब हमारे देश में कितने प्रकार की आकृतियां पाई जाती, भौतिक आकृतियां पाई जाती, जैसे कि आपको हिमालय है, भारतीय मरुस्थल है, पठार देखने को मिलता है, उत्तरी मैदान है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह, ये सभी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन क्या है, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और इसके साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि भारत की स्थिति क्या है, किस गोलार्ध में भारत स्थित है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतीय विस्तार कितना है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अर्थात निष्कर्ष पूरा निकलकर आपके सामने आ चुका है कि हमारे भारत जैसा देश पूरे विश्व में और कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में हर प्रकार की आकृतियाँ आपको देखने को मिलती है, हर प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, हर प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, हर प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। आप किसी भी गाँव में चले जाओ कि पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे, गंवार लोग भी मिल जाएंगे, ठीक। गंवार नहीं कहेंगे उनको, मतलब हर व्यक्ति में एक अपने आप में विशेषता होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।